थर्मल रन अवे के बारे में पढ़ते हैं अपन। फिर से ट्रांजिस्टर का एक नया फिनोमेना है थर्मल रन अवे। ठीक है, ठीक है। थर्मल रन अवे, इसके पहले हमने बेस विथ मॉड्यूलेशन पढ़ा। मॉड्यूलेशन का मतलब चेंज, मतलब बेस की जो इफेक्टिविटी है वो अप्लाइड वोल्टेज के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता है, वेरी होता है। उसी के बारे में देखें, दो केस देखें। जब हम उस कलेक्टर जंक्शन के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू को एक बार बढ़ाए तब, और दूसरा घटाए तब। ठीक है, अब थर्मल रन अवे के बारे में देखते हैं। एक और जो कि टेम्परेचर पे बेस्ड एक फिनोमेना है थर्मल रन अवे। ठीक, क्या होता है, उसको सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाता है इसमें ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर अपने आप में ओवरहीट होने के कारण डैमेज हो जाता है, वही थर्मल रन अवे का प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता होगा कि ट्रांजिस्टर के केस में क्या होता है। ट्रांजिस्टर को जब भी हम एक्टिव मोड में यूज़ करते हैं तो एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर है वो किसकी तरह एक्ट करता है, एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। ठीक है, एम्पलीफायर की तरह एक्ट करता है। और एम्पलीफायर क्या होता है, बेसिकली ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो किसी वीक सिग्नल के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके हाई स्ट्रेंथ का आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसी को हम एम्पलीफायर बोलते हैं। जब भी हम ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में कनेक्ट करते हैं, ट्रांजिस्टर का जो इनपुट होता है वो फॉरवर्ड बायस रहता है, फॉरवर्ड बायस रहता है। और आउटपुट है वो क्या रहता है, रिवर्स बायस। तो जब हम इनपुट को फॉरवर्ड बायस और आउटपुट को रिवर्स बायस मोड में जोड़ते हैं तो उस पर्टिकुलर मोड को ट्रांजिस्टर का एक्टिव मोड बोलते हैं। और जब भी ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में वर्क करता है, ऑलवेज एक एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है, एम्पलीफायर सर्किट की तरह एक्ट करता है, जो किसी वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके हाई स्ट्रेंथ का आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करता है। तो मान लिया जाए मैं एक सर्किट बना देता हूँ, कॉमन बेस का ही बना देते हैं ऐसे। तो होता क्या है वो घटना मैं बताऊंगा आप सबको। आपको बेसिक अगर पूरा वीडियो शुरू से देख रहे होंगे तो ये आसान है, बहुत सब चीज़ जानते ही हो, उसी को बताना बस। ठीक, ये PNP, suppose this is emitter, suppose this is base terminal and this terminal is कलेक्टर टर्मिनल। ठीक है, ये आपका इमीटर टू बेस PNP ट्रांजिस्टर लिए हो, कोई भी ट्रांजिस्टर ले सकते हो। एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल को हम इमीटर और बेस के बीच से देते हैं। ठीक है, अब P टाइप के इमीटर रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से और N टाइप के इमीटर रीजन को, N टाइप के बेस रीजन को बैटरी के निगेटिव से जोड़ देते हैं। तो इनपुट है वो क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस। तो P टाइप के इमीटर को बैटरी पॉजिटिव से, N टाइप के बेस को बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट करने पर इमीटर बेस जो रीजन है वो क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस होता है। ये आपका एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल है जिसे हमें एम्पलीफाई करना है। ठीक है, अगेन फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लोड लगा देते हैं, सपोज RC कलेक्टर लोड रजिस्टर। फिर इसके बाद N टाइप के बेस रीजन को बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से और P टाइप के कलेक्टर रीजन को बैटरी के निगेटिव से जोड़ देते हैं। ये निगेटिव से और ये पॉजिटिव से, और इन दोनों के बीच का वोल्टेज क्या है, VCB, और ये क्या है, RC कलेक्टर लोड रजिस्टर। ठीक है, तो जब भी हम इसको एक्टिव मोड में यूज़ करते हैं, तो ट्रांजिस्टर का इनपुट है वो क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। ये इनपुट फॉरवर्ड बायस होगा, ये इनपुट है, ये इनपुट पोर्ट है इमीटर बेस, बिकॉज हियर वी आर अप्लाइंग द एक्सटर्नल इनपुट वीक सिग्नल बिटवीन इमीटर एंड बेस रीजन, and output is taken, amplified output is taken from this base and collector region. So here this base region is common for both input and output. यहाँ पर बेस जो टर्मिनल जो होता है एक्चुअल में इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो
इसलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलेंगे, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जब कनेक्ट करते हैं तो ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल को हम ग्राउंडेड कर देते हैं। ग्राउंड कनेक्शन होने के कारण ही इसको बेस ग्राउंडेड कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कॉमन बेस बताया हूँ, आप कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर समझा सकते हैं, लेकिन यही है कि इनपुट को फॉरवर्ड रख देना, आउटपुट को रिवर्स कर देना। ठीक है, तो इमीटर और बेस के बीच का जो जंक्शन रहता है उसको इमीटर जंक्शन जेई बोलते हैं। बेस और कलेक्टर रीजन के बीच के जंक्शन को कलेक्टर जंक्शन जेसी बोलते हैं। जब भी इसको एक्टिव मोड में कनेक्ट करते हैं, ऑलवेज इनपुट को फॉरवर्ड में और आउटपुट को रिवर्स बायस्ड कंडीशन में हम कनेक्ट करते हैं। रिवर्स बायस्ड कंडीशन में कनेक्टेड होने के कारण कलेक्टर जंक्शन जेसी के अक्रॉस एक डिप्लेशन लेयर है वो क्रिएट हो जाता है। वो क्रिएटेड जो डिप्लेशन जो लेयर रहता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को क्रॉस करने से अपोज करता है, बट स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को ही क्रॉस होने देता है। ठीक है, तो इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ही कैरियर जंक्शन को क्रॉस करते हैं। तो जंक्शन को क्रॉस करने वाले माइनॉरिटी कैरियर की संख्या कम होने के कारण इससे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो जंक्शन जेसी दैट मीन्स कलेक्टर बेस जंक्शन के बीच स्मॉल अमाउंट में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस करता है। स्मॉल अमाउंट में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस करने के कारण फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू बहुत ही कम होती है। तो स्मॉल अमाउंट में कैरियर क्रॉस करेगा, स्मॉल अमाउंट में कैरियर क्रॉस करने के कारण फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू बहुत ही कम होती है। वो फ्लोविंग जो करंट है उसको हम रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट बोलते हैं, ICO। क्या होता है ये, रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट, रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट बोलते हैं। तो ये स्मॉल अमाउंट में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण बेस कलेक्टर रीजन पे फ्लो होने वाला करंट है। ये रिवर्स सेचुरेशन करंट है क्योंकि ये जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है और इस फ्लोइंग करंट की वैल्यू है वो अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता। अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता, अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता। अगर हम अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू को भी इंक्रीज भी करेंगे, अगर मैं इस कलेक्टर बेस वोल्टेज को इंक्रीज भी करता हूँ तो भी इस फ्लो होने वाले लीकेज करंट की वैल्यू में कोई माइनर चेंज नहीं होगा, कोई लार्ज चेंजेस नहीं होंगे, नेग्लिजिबल रहेगा। तो फ्लो होने वाला जो लीकेज करंट ओनली माइनॉरिटी के कारण फ्लो होता है और इस माइनॉरिटी के कारण फ्लोइंग करंट को हम रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट बोलते हैं। बेसिकली ये फ्लोइंग रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, अप्लाइड रिवर्स बायसिंग वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, क्या होता है, हम जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं डिप्लेशन लेयर का विथ इंक्रीज होगा, बट फ्लोइंग करंट है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। बट करंट फ्लो होने के कारण इस कलेक्टर बेस जंक्शन है उसमें क्या होने लगता है, हीट प्रोड्यूस होने, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लिया जाए किसी केस में उस टेम्परेचर जिसका जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ गया, TJ मान लेता हूँ, फिर से मैं इसके पूरे वर्क को मैं एक ग्राफ के फॉर्म में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो किसी सर्टेन केस में जब उसके जंक्शन का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। तो जंक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण क्या होता है, उसके कलेक्टर बेस जंक्शन में फ्लो होने वाला लीकेज करंट ICO, रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट, उसकी वैल्यू भी क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। आप सभी को बता देता हूँ कि रिवर्स सेचुरेशन जो लीकेज करंट होता है ना, वो सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होने वाला करंट है और ये फ्लोइंग जो करंट है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो अगर हम टेम्परेचर एवरी 10 डिग्री टेम्परेचर राइज होने से लीकेज करंट की वैल्यू जस्ट डबल हो जाता है। ठीक है, तो अगर किसी केस में अगर जंक्शन की टेम्परेचर अगर बढ़ गया, उसकी टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण
उसके कलेक्टर बेस जंक्शन में फ्लो होने वाले लीकेज करंट की वैल्यू भी क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट की वैल्यू इंक्रीज होने से उस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर जंक्शन पे फ्लो होने वाले कलेक्टर करंट का वैल्यू भी क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, कलेक्टर बेस रीजन का या फिर कलेक्टर बेस जंक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज होने से उस कलेक्टर बेस रीजन्स पे फ्लो होने वाले रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट की वैल्यू क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट की वैल्यू इंक्रीज होने से उस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर बेस जंक्शन के बीच फ्लो होने वाले कलेक्टर करंट की वैल्यू भी क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो कलेक्टर करंट की वैल्यू इंक्रीज होने से कलेक्टर करंट की वैल्यू इंक्रीज होने से क्या होता है, उस ट्रांजिस्टर के अंदर प्रोड्यूस्ड हीट है या पावर का डिसिपेशन या हीट की वैल्यू फिर से बढ़ने लगेगा, हीट बढ़ने लगेंगे, हीट बढ़ने लगे, हीट डिसिपेशन बढ़ेगा, पावर डिसिपेशन इंक्रीज होंगे, पावर डिसिपेशन या फिर हीट इंक्रीज होने से उसके जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा, फिर इंक्रीज हो जाएगा। अब जंक्शन की टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, आईसी बढ़ा, आईसी बढ़ने से हीट डिसिपेशन बढ़ा, हीट डिसिपेशन बढ़ा, पावर डिसिपेशन बढ़ा, पावर डिसिपेशन हीट डिसिपेशन बढ़ने से जंक्शन का टेम्परेचर फिर बढ़ेगा, जंक्शन का टेम्परेचर फिर इंक्रीज होने से क्या होता है, फिर उसमें फ्लो होने वाले लीकेज करंट की वैल्यू इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि लीकेज करंट की वैल्यू है वो वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता बट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एवरी 10 डिग्री टेम्परेचर राइज होने से ट्रांजिस्टर में फ्लो होने वाले लीकेज करंट की वैल्यू जस्ट डबल हो जाता है, प्रीवियस से दोगुना। तो आईसीओ की वैल्यू है वो क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है टेम्परेचर डिपेंडेंस होने के कारण। तो आईसीओ बढ़ने की वजह से उस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर बेस जंक्शन के बीच फ्लो होने वाले कलेक्टर करंट की वैल्यू फिर इंक्रीज होगा, फिर आईसी इंक्रीज होंगे, आईसी इंक्रीज होने से फिर उसके अंदर हीट डिस कलेक्टर बेस रीजन पर हीट डिसिपेशन बढ़ेगा, पावर डिसिपेशन बढ़ेंगे, हीट डिसिपेशन पावर डिसिपेशन बढ़ने के साथ साथ फिर से उसके जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ने के कारण फिर से उसमें फ्लो होने वाले लीकेज करंट बढ़ेंगे, फिर लीकेज करंट बढ़ने के कारण फिर से उसमें आईसी की वैल्यू बढ़ेगा, आईसी कलेक्टर करंट की वैल्यू इंक्रीज होने से फिर से उसके अंदर हीट डिसिपेशन पावर डिसिपेशन बढ़ेगा, हीट डिसिपेशन पावर डिसिपेशन बढ़ने की वजह से उसके कलेक्टर बेस जंक्शन के बीच का फिर से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज होगा। ये क्यूमुलेटिव प्रोसेस चलता है और इस क्यूमुलेटिव प्रोसेस के वजह रिजल्टिंग क्या होता है, जंक्शन की टेम्परेचर इतनी राइज हो जाती है कि उसकी एम्बिएंट टेम्परेचर से ज़्यादा, किससे बढ़ जाता है वो, एम्बिएंट टेम्परेचर से ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं बताऊंगा एम्बिएंट टेम्परेचर क्या होता है उसको। तो एक एम्बिएंट टेम्परेचर TA से क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू है वो बढ़ जाते हैं, किसकी वैल्यू बढ़ जाता है, जंक्शन की टेम्परेचर का। तो जंक्शन की टेम्परेचर की वैल्यू ट्रांजिस्टर के एम्बिएंट टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है और एम्बिएंट टेम्परेचर से ज़्यादा होने के कारण ट्रांजिस्टर की बेस कलेक्टर जंक्शन ओवरहीट हो जाता है। ओवरहीट होने की वजह से वो सेल्फ डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है, बर्न हो जाता है, जल जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी ट्रांजिस्टर ड्यू टू ओवरहीट इज कॉल्ड थर्मल रन अवे बोल सकते हैं। ठीक है, तो थर्मल रन अवे के प्रॉब्लम में क्या होता है, ट्रांजिस्टर का बेस कलेक्टर जंक्शन ओवरहीट होने के वजह से ये क्या हो जाता है, परमानेंटली डैमेज हो जाता है, जल जाता है ओवरहीट हो करके। ये ओवरहीट हो करके सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने का जो फेनामेना है, उसी फेनामेना को हम क्या बोलते हैं, थर्मल रन अवे। क्लियर हुआ। तो ये इसी क्यूमुलेटिव जो ग्राफ है उसी को आपको थ्योरेटिकली समझना, ये तो मैं अपने ओर से बना दिया बताने के लिए, बाकी ये बता सकते हो, सर्किट नहीं बताओगे तो भी चलेगा लेकिन बताना पड़ेगा, थ्योरी के दम में तो बिल्कुल बताना पड़ेगा। एक बार फिर से ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ कि जब भी हम ट्रांजिस्टर को हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करेंगे तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करके हम उसके बेस इमीटर बेस रीजन को फॉरवर्ड बायस
और बेस कलेक्टर रीजन को हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। बेस कलेक्टर रीजन रिवर्स बायस्ड होने के कारण उससे होकर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्रॉस नहीं कर पाता, क्योंकि बेस कलेक्टर जंक्शन पर डिप्लेशन लेयर क्रिएट रहता है। क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को पास करने से अपोज करता है। तो उस केस में स्मॉल अमाउंट में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बस जंक्शन को क्रॉस कर पाते हैं। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ही जंक्शन को क्रॉस करने के कारण उससे होकर फ्लो होने वाले करेंट की वैल्यू बहुत ही कम होता है। अगर मैं इसकी रेंज बोलूँ तो इन रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर रेंज का होता है, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, वेरी स्मॉल वैल्यू होता है। तो वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट का, स्मॉल अमाउंट का इलेक्ट्रिकल करंट है वो बेस और कलेक्टर रीजन के बीच फ्लो होता है। ठीक है, ये फ्लोइंग जो करंट है उसको हम रिवर्स सेचुरेशन करंट बोलते हैं, क्योंकि ये रिवर्स सेचुरेशन जो करंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होता है। और ये फ्लोइंग जो करंट है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होता है। और ये जो फ्लोइंग जो करंट होता है अप्लाइड रिवर्स बायसिंग वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता, ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। तो अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करने के बावजूद भी ये फ्लोइंग करंट है उसकी वैल्यू है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसकी वैल्यू में कोई लार्ज चेंजेस दिखाई नहीं देता, चेंजेस नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही नहीं के समान होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट करंट का फ्लो होता है। तो फ्लोइंग करंट रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट है। रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट के फ्लो होने के कारण कलेक्टर बेस रीजन है उसकी टेम्परेचर है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो टेम्परेचर, कलेक्टर बेस रीजन की टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसकी कलेक्टर जंक्शन की टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। कलेक्टर बेस रीजन की टेम्परेचर बढ़ने से कलेक्टर बेस रीजन की हीट डिसिपेशन भी बढ़ने लगता है। हीट बढ़ने के कारण उस कलेक्टर बेस रीजन से होकर फ्लो होने वाले लीकेज करंट की वैल्यू भी बढ़ने लगता है, क्योंकि लीकेज जो करंट है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर राइज होने से रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट राइज होगा। रिवर्स सेचुरेशन करंट के राइज होने के कारण फिर से फ्लो होने वाले कलेक्टर करंट आईसी की वैल्यू बढ़ेगा। ये वाला कर्व ग्राफ आईसी की वैल्यू बढ़ेंगे, आईसी कलेक्टर करंट है। आईसी कलेक्टर करंट का वैल्यू बढ़ने के कारण कलेक्टर बेस रीजन का फिर से टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा। कलेक्टर बेस रीजन का टेम्परेचर बढ़ने से उस रीजन की हीट डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन है वो भी क्या होने लगेंगे, बढ़ने लगे, हीटिंग होने लगेगा। हीटिंग होने के कारण उसके जंक्शन का टेम्परेचर फिर से क्या होने लगेगा, बढ़ने लगे। जंक्शन की टेम्परेचर राइज होने के कारण क्या होंगे, फिर से उसमें फ्लो होने वाली लीकेज करंट की वैल्यू है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। लीकेज करंट की वैल्यू बढ़ने के कारण फिर से कलेक्टर करंट की वैल्यू इंक्रीज होगा। कलेक्टर करंट की वैल्यू इंक्रीज होने से फिर से जंक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जंक्शन की टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण कलेक्टर बेस रीजन के अंदर का हीट है वो फिर से बढ़ने लगेगा, हीट डिसिपेशन बढ़ेगा, पावर डिसिपेशन बढ़ेगा। हीट डिसिपेशन की वैल्यू बढ़ने के कारण फिर से उसके अंदर आपका फ्लो होने वाले लीकेज करंट की वैल्यू फिर से इंक्रीज हो जाएंगे। लीकेज करंट इंक्रीज होने के कारण उससे फ्लो होने वाले कलेक्टर करंट की वैल्यू फिर से राइज होगा। तो क्या होता है, ये क्यूमुलेटिव जो प्रोसेस है वो चलते रहता है और एक समय ऐसा आता है कि उसके कलेक्टर बेस रीजन के बीच फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू ज़्यादा होने के कारण उसकी कलेक्टर बेस रीजन के बीच का जंक्शन का टेम्परेचर है वो उसके एम्बिएंट टेम्परेचर से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। और एम्बिएंट टेम्परेचर से अधिक होने के कारण टेम्परेचर की वैल्यू लार्ज होने के कारण कलेक्टर बेस रीजन है वो ओवरहीट हो जाता है। और ओवरहीट होकर के कलेक्टर बेस जंक्शन का ओवरहीट होने की वजह से ट्रांजिस्टर है वो क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, जल जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो यही है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाना, सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाना, ओवरहीट होने की वजह से ट्रांजिस्टर का डैमेज हो जाना ही क्या कहलाता है, थर्मल रन अवे।
तो ये प्रोसेस चलते रहता है ना, टेम्परेचर बढ़ा ICO बढ़ेगा, ICO बढ़ने से IC बढ़ेगा, IC बढ़ने से फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने फिर क्योंकि ICO की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर की वैल्यू पर डिपेंड करता है। सो सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी ट्रांजिस्टर ड्यू टू ओवर हीटिंग ऑफ द जंक्शन इज कॉल्ड थर्मल रन अवे। आपको पूरा अच्छे से बताना पड़ेगा। अगर कहीं पर भी किसी को अगर कुछ डाउट होता है तो कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हो। यहाँ पर ICO है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करेंट, अप्लाइड वोल्टेज VCB की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता। थैंक यू।